बच्चे कह रहे हैं, एक तो देखो नेटवर्क की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि बार बार में डिस्कनेक्ट हो रहा है बीच बीच में। ठीक है, बात पूरी हो नहीं पा रही। दूसरा कि बच्चे कह रहे हैं वो जो 4-5 मिनट में जो करा है वो भी समझ में नहीं आया। ठीक है, थोड़ा और सिंपल तरीके से कराता हूँ मैं, बिल्कुल एकदम। आज हमें बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, हमारे देश का जो राष्ट्रपति है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और राष्ट्रपति जो बनाया जाता है उसका उल्लेख किन किन अनुच्छेदों में है। ठीक है, और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन कौन सी उसकी शक्तियां हैं, कितना कार्यकाल है, क्या क्या योग्यताएं उसके लिए चाहिए। ठीक है, इस तरह की जो बातें हैं राष्ट्रपति के बारे में वो उनका हम अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, तो मैंने जो अभी तक कराया है उसमें ये बताया गया है कि अनुच्छेद 52 में और 53 में, 52 में इसकी पद की व्यवस्था की गई है और 53 में इसकी ये बताया गया कि मंत्रिपरिषद होगी और उसके अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद में इसकी योग्यताएं थी, क्या क्या योग्यताएं चाहिए किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली थी कि उसकी उम्र 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, 35 वर्ष से ज्यादा बेशक हो। दूसरा, भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा, किसी लाभ के पद पर न हो, मतलब कि कोई सरकारी नौकरी ना करता हो। ठीक है, और अन्य जो मान लीजिए कोई व्यक्ति राज्यपाल है, किसी राज्य का मंत्री है या विधानसभा का सदस्य है, तो वो व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन अगर वो जीत जाएगा तो उसको पिछला पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये इसकी योग्यताओं में था। उसके बाद में है कि प्रस्तावित या अनुमोदित कैसे करते हैं। इसमें ये कंडीशन है कि जब कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ने की इच्छा जाहिर करता है तो उसे अपना नाम संसद के 10 सदस्यों से प्रस्तावित करवाना पड़ता था, कि 10 सदस्य जो संसद के हैं वो ये बताएंगे कि ये व्यक्ति सही है चुनाव लड़ने के लिए और हम इसे समर्थन करते हैं, इसका नाम प्रस्तावित करते हैं। ठीक है, तो 10-10 का प्रावधान इसमें था पहले 1997 से पहले, लेकिन उसके 1997 के अंदर इसमें ये प्रोविजन कर दिया गया कि 10 की जगह 50 व्यक्ति चाहिए। 10 की जगह 50 व्यक्ति व्यक्ति उस व्यक्ति मतलब सांसद चाहिए 50 किसी व्यक्ति का नाम अनुमोदित करने के लिए और प्रस्तावित करने के लिए। ठीक है, तब जाकर वो अपना फॉर्म भर सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, ये इलेक्शन से पहले की प्रोसेस है सारी। इलेक्शन तो अभी हुआ भी नहीं है। ठीक है, इलेक्शन तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, उससे पहले ही ये जो इलेक्शन लड़ना चाहता है उसके लिए कंडीशन है ये सारी। ठीक है, तो उसे सांसदों जो 50 सांसदों से अपना नाम प्रस्तावित करवाना पड़ता है। ठीक है, अब ये 10 से बढ़ाकर 50 क्यों कर दिया गया। ठीक है, कि कोई ज्यादा भीड़ ना हो, इलेक्शन में ज्यादा भीड़ ना हो। ज्यादा भीड़ मतलब कि ज्यादा उम्मीदवार खड़े ना हो। ठीक है, दो ऐसा व्यक्ति ही इलेक्शन में आए जिसके पीछे जनाधार है, जिसके की कुछ अच्छी खासी वोट आ सकती हैं। ठीक है, इसलिए ये संख्या बढ़ा दी गई है। और दूसरा, 10 से 50 की जो संख्या बढ़ाई है सांसदों की, इसके साथ साथ में जिसकी जमानत राशि थी वो पहले 1997 से पहले 2,500 थी, लेकिन बाद में उसको बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया। ठीक है, और अगर ये जमानत राशि होती है इलेक्शन जो हम फॉर्म भरते हैं इलेक्शन के लिए तब भरी जाती है उसमें। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसमें क्या है होती है इलेक्शन में, किसी भी इलेक्शन में, कि 1/6 जो भाग है वोटों का, उससे भी अगर कम किसी की वोट आई है, ठीक है, तो उसके लिए फिर वो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में है अवधि, टेन्योर, कि राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितने दिन का कितने साल का होता है। तो ये नॉर्मल सा है कि 5 साल का कार्यकाल होता है, हर 5 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, दूसरा इसमें ध्यान देने की बात यह है कि एक व्यक्ति 2 बार लगभग चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अब उसके इलेक्शन जीत जाता है, राष्ट्रपति इलेक्शन में राष्ट्रपति बन जाता है, तो अगली 5 साल के बाद में भी दोबारा से चुनाव वो लड़ सकता है। ठीक है, लेकिन एक परंपरा बनी हुई है, कि 2 से अधिक बार चुनाव में खड़ा नहीं होता है कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, हमारे देश में ये सिर्फ परंपरा ही है, कहीं लिखा नहीं है कि नहीं लड़ सकता तीसरी बार, लड़ सकता है, लेकिन एक परंपरा है कि 2 ही बार
बहुत होता है, ठीक है। और 5 साल का 10 ईयर है इसका, 5 साल कार्यकाल। 5 साल से पहले भी अगर राष्ट्रपति की मौत हो जाती है या कोई और अप्रिय घटना घटती है या किसी भी कारण से वह अपना पद छोड़ देता है, तो उसकी जगह पे उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति भी उस टाइम पे मौजूद नहीं है, उपराष्ट्रपति भी हमारे उपस्थित नहीं होता है, तो उसके स्थान पर फिर जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्य करेगा। और अगर वो भी नहीं होता उस टाइम पे, तो जो सेकंड नंबर का जो है वो कार्य करेगा, जो जज है वो, ठीक है। तो इस तरह से एक चेन बनी हुई है। लेकिन पॉसिबिलिटी यही होती है कि जो राष्ट्रपति का अगर मौत हो जाती है या कुछ और कोई घटना घट जाती है जिससे कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है हमारे देश का, तो उपराष्ट्रपति उस राष्ट्रपति के तौर पे कार्य करता है। लेकिन उसकी मौत के या किसी भी तरह से उसके जो पद छोड़ता है, तो उसके बाद में 6 महीने के अंदर अंदर उसका इलेक्शन करवाना पड़ता है, वो जरूरी होता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसका इलेक्शन कराना पड़ता है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। उसके बाद में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, वैसे अगर देखें हम तो महाभियोग हमारे संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है ये वर्ड, लेकिन एक कदाचार नाम का वर्ड है कि भाई कदाचार के कारण उसको पद से हटाया जा सकता है। मतलब कि अगर कोई राष्ट्रपति कुछ गलती कार्य किया है उसने, ठीक है, और पहले कर दिया है या उस टाइम पे किया है और उसे दौरान में, तो उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही टफ है, ठीक है, वो बहुत ही टफ होती है, वो इतनी आसान नहीं होती है। इसी कारण से हमारे देश के आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ में महाभियोग नहीं लाया गया है, ठीक है। कोई भी राष्ट्रपति महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है अभी तक हमारे देश में। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसमें भी एक प्रोसेस है, उसका भी अपने अलग प्रोसेस है उसका भी। उसमें एक बात, चार मान लीजिए जिस सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है इसको महाभियोग का राष्ट्रपति के खिलाफ में कि उसको हटाया जाए, तो उस सदन का कम से कम 1/4 जो सदस्य हैं, 1/4 सदस्य, मान लीजिए 543 सदस्य, तो उसका 1/4 125 या 140 के लगभग होगा, तो वे व्यक्ति पहले उसका जो प्रस्ताव हो लेके आएंगे, तब जाकर उसके ऊपर आगे कार्रवाई हो सकती है। अगर उससे कम रहेंगे तो सुनवाई होगी ही नहीं, ठीक है। और अगर आगे कार्रवाई होनी भी है तो भी एक आगे उसका जो समिति बनाई जाती है, और जो महाभियोग जो सांसद है, जो सदन है, वो उसकी जो उस पर जो आरोप लगे हैं राष्ट्रपति पर उनकी समीक्षा करता है। अगर उनको ये लगता है कि आरोप सही है तो आगे बढ़ाया जाता है और फिर उसका महाभियोग पूरा वो प्रोसेस पूरी कर दी जाती है, ठीक है। ये था इसका महाभियोग का मतलब राष्ट्रपति को हटाने का जो तरीका है वो, ठीक है। उसके बाद में वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2016 के बाद में इनका जो राष्ट्रपति का जो वेतन था उसका रिवाइज किया गया है। पहले कम होती थी, लेकिन अब राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख होता है हर महीने का। और उससे अलग बहुत सारे भत्ते भी होते हैं इनके, बहुत सारे भत्ते। और इनको बिना किराए का जो एक भवन दिया जाता है जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, ठीक है। और इनका वेतन संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि का मतलब होता है कि ऐसा अकाउंट है वो कि जिसके लिए वोटिंग करवाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उस जिसके लिए वोटिंग करवाने की जरूरत नहीं होती है, जैसे और मान लीजिए बजट है या और कोई चीजें होती हैं तो उसके लिए वोटिंग होती है, तब जाके वो खर्चा किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति का जो वेतन है वो संचित निधि से दिया जाता है सर और उसके लिए सदन में वोटिंग की जरूरत नहीं होती है, सर ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, आपने जो ये वोटिंग वाला बोला एक बार फिर से और समझाना। सही राष्ट्रपति का जो वेतन है उसको घटाने बढ़ाने का काम सदन, जो हमारा सदन है, संसद है मतलब, वो कर सकता है। लेकिन ये कार्य सदन वर्तमान जो राष्ट्रपति है उस पर लागू नहीं होता है। मान लीजिए अब अगर सदन पास करता है तो अभी हमारे जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है तो ये कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। अब अगर ये कोई प्रस्ताव पास करते हैं सदन, तो अगला जो राष्ट्रपति आएगा उस पर वो लागू होगा,
ठीक है, तो ये है कि वो जो इसके कम या ज्यादा करने का जो है इसका वो ये नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में है कि राष्ट्रपति की जो इनकम होती है, जो सैलरी होती है, वो इनकम टैक्स के दायरे में आती है, उसको इनकम टैक्स उस पर देना होता है। ठीक है। विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, राष्ट्रपति के बहुत सारे विशेषाधिकार भी होते हैं। जैसे सबसे पहला कि राष्ट्रपति को कैद नहीं किया जा सकता, उनको बंदी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। और ना ही उन पर किसी तरह का मुकदमा चल सकता है, सर महावीर रिपीट करना। ना ही उन पर किसी तरह, और वो किसी भी हमले के प्रति उत्तरदायी। ठीक है। अगर उन्हें किसी भी तरह का उन पर मुकदमा चलाना होता महावीर है रिपीट करना तो सर। उन्हें पहले नोटिस देना होता है, 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद में आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक। सर अगर सर किसी तरह का कोई आप मुकदमा चलाना होता भी है तो उस पर पहले 14 दिन पहले उस पर उनको नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद में कार्रवाई होगी। अब हमें ये देखने की ये बात है कि ये जो सर आप डाउट प्रावधान ले किए रहे गए हो। हैं संविधान में कि राष्ट्रपति को ना तो बंदी बना जा सकता, ना उस पर कोई मुकदमा चलाया जा सकता है, ये किस लिए दिए गए हैं? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सर डाउट तो क्लियर कर दो। राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र की ही शक्तियां ही देता है। नाम मात्र की शक्तियां सर आप डाउट कैसे? ले कि रहे मतलब हो। राष्ट्रपति अपने दिमाग से वो शक्तियां यूज नहीं कर सकता, उसके पीछे जो मंत्रिमंडल है, जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, वे जिस तरह की सलाह या जो बिल पास करके उसके पास भेजते हैं, राष्ट्रपति को उस पर मोहर लगानी होती है। मतलब कि अपने किए हुए कार्य के लिए राष्ट्रपति खुद जिम्मेवार नहीं होता है, इसलिए उसको किसी भी तरह का जो किसी भी तरह के मुकदमे या बंदी बनाए जाने पर रखा गया है। जो भी ठीक है। कार्रवाई वो करता है वो एक्सक्यूज मी सर। दूसरों के या राष्ट्र क्यों ना। प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल के कहने से या उनके बिल पास करने से ही करता है। ठीक है। अपने दिमाग से वो कार्य नहीं करता है। ये था इसका महाभियोग और इसकी विशेषाधिकार। अब आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन कौन उसके लिए वोट दे सकता है? ठीक है। ये भी एक तरह से अपना एक अलग से प्रक्रिया है, अलग से अपनी। ठीक है। जैसे और इनके जो इलेक्शन होते हैं, प्रधानमंत्री के होते हैं, एमपी के होते हैं, एमएलए के होते हैं, तो इस तरह से इनका इलेक्शन नहीं होता है। राष्ट्रपति का इलेक्शन अप्रत्यक्ष तौर पे होता है, क्योंकि हमारा देश काफी बड़ा है, बहुत सारे मतदाता हैं, इसमें कई करोड़ मतदाता हैं। अगर हम राष्ट्रपति के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराएं, अगर हम प्रत्यक्ष चुनाव कराएं तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा और बहुत ज्यादा मशीनरी चाहिएगी उसके लिए। ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं कि हमें जो व्यक्ति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं, जैसे एमएलए हैं, एमपी हैं, ठीक है, वे व्यक्ति राष्ट्रपति को चुनेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे भी एक सोच है। अगर सर वो सोच ये है कि एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति जनता के द्वारा चुने गए हैं, जनता ने जिन व्यक्तियों पर मोहर लगाई है, वे व्यक्ति जनता के पसंद के व्यक्ति हैं, और अगर वे व्यक्ति किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में चुनते हैं, वो भी जनता की पसंद का ही होगा। ठीक है। ये इसके पीछे सोच काम करती है। ये दोबारा बताता हूँ एक बार मैं, अब ध्यान रखिए कि इसमें जो व्यक्ति एमएलए या एमपी डायरेक्ट चुन के आए हैं, प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुन के आए हैं जनता के द्वारा, वे जनता की पसंद है। तो अगर वे व्यक्ति राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है, तो जो जनता की पसंद का ही व्यक्ति होगा। ठीक है। इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव कराए जाते हैं। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसके लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन कौन वोट दे सकता है, इसमें आते हैं आपके, एक तो जो आपका संसद है, उसके दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जो सदस्य चुने गए हैं जनता के द्वारा, मनोनीत नहीं आएंगे, वो सदस्य जो मनोनीत किए गए हैं, ठीक है, वो सदस्य नहीं आते हैं इसमें, वो वोट नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि वो जनता की पसंद नहीं होते हैं, वो जनता के द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं। ठीक है। उसके साथ में जो आपके जितने भी राज्य हैं, सर जितने भी राज्य हैं आपके, उन राज्यों के जितने भी एमएलए हैं,
सर जो एमएलए जनता के द्वारा चुने गए हैं, ठीक है, सर डाउट मनोनीत तो इसमें ले लो। शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें दोबारा से हम देखते हैं कि वही व्यक्ति या वही एमपी और एमएलए सभी राज्यों के और संसद के भी चुने इसके लिए वोट करते हैं, जो कि चुने जाते हैं, ठीक है। मनोनीत व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कि जो संसद है सर पिछले तो और डाउट जो ले आपके लो आप, आगे एमएलए आगे हैं सभी करवा राज्यों के, देंगे। ठीक है, उनकी जो वोट है, एमएलए की वोट, एमएलए ज्यादा है देश में, कम से कम 4,500 के करीब है एमएलए, लेकिन एमपी जो है वो 750 ही होते हैं सिर्फ। तो इसमें क्या होता है कि एमपी का एक तो पद बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी पद बड़ा है, लेकिन फिर भी वोट कम है, 750 ही है। दूसरा, एमएलए जो है उनके संख्या ज्यादा है, लेकिन वो संख्या ज्यादा है लेकिन पद छोटा है, ठीक है। सर ने तो इसमें कैसे क्या तो किया वर्कर गया है छोड़ कि एक किसी फार्मूला सर। फार्मूला बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग हर एक जो स्टेट है उसके जो एमएलए हैं उनके मतों की जो संख्या है वो निर्धारित की जाती है, ठीक है। वो जो फार्मूला है उसके द्वारा उसकी संख्या निर्धारित वो मतों की संख्या निर्धारित की जाती है उसके वहां के एमएलए की कैसे, वो कैसी होती है कि राज्य की जो जनसंख्या है, जो टोटल राज्य की जनसंख्या है, उस किसी भी एक राज्य की आप उठा लीजिए उदाहरण के लिए, मान लीजिए हरियाणा की जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या जितनी है वो लिखेंगे, उसके भाग में वहां के जो विधानसभा के जो एमएलए हैं, जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, भाग में उनकी संख्या होगी, मतलब हरियाणा में है तो भाग में 90 हो जाएगा, और इस सारे के भाग में फिर होगा 1,000, ठीक है। तो इसमें फिर क्या होगा कि हरियाणा के जो एमएलए हैं उनके मतों की संख्या निकल आएगी। हर एक जो स्टेट है उसके जो एमएलए हैं उनकी जो संख्या है अलग अलग होती है, तो उनके मतों की संख्या भी अलग अलग होगी, ठीक है। उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि जितने जो स्टेट हैं, जितने भी, उन सभी स्टेटों के एमएलए के जो जितने भी वोट हैं सबका योग करके जो संख्या आती है, जो टोटल वोट होते हैं, उन वोटों को हम जो संसद के जो निर्वाचित सांसद हैं उनकी संख्या से भाग कर देंगे, ठीक है, उनकी संख्या से भाग करेंगे। तो उसमें एक सांसद के मतों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से इसमें जो इलेक्शन किया करवाया जाता है। दूसरा कि जो इसमें प्रक्रिया कौन सी, जो इलेक्शन का जो एक अलग ही स्वरूप है, इलेक्शन का एक अलग ही स्वरूप इसमें यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, ठीक है, प्रोपोर्शनल जो इसमें जो प्रक्रिया है इलेक्शन की वो यूज की जाती है, ठीक है। तो ये था आपका राष्ट्रपति के बारे में, उसके कार्यकाल, उसकी योग्यताएं, उसके चुनाव के बारे में, ठीक है, कैसे चुनाव होता है उसका, महाभियोग के बारे में, ये चीजें आज हमने कराई हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम आगे इसमें देखेंगे, इसकी शक्तियां कराएंगे आगे, ठीक है। सर आगे हम इसकी शक्तियां कराएंगे। एक्सक्यूज मी सर। सर डाउट तो ले लो बच्चों की। आज कितने बच्चे आज ऐड हुए भाई, इसमें एडमिट कितने सारे हैं, लिस्ट सर आप डाउट तो लेते नहीं है, समझाने का फायदा। ले तो पान ले ले हाँ दे क्या ले डाउट ले लेना, घंटा क्लास लिए थे तू भी कट गया ना, मेरा 2 घंटे ये ललित शर्मा देखना सर कितनी बार इसका तो डाउट भी नहीं लिया आपने। एक पर 2 पर 1-2 पर सर डाउट तो क्लियर कर दो। सर डाउट तो क्लियर करो। तेरा डाउट हाँ थारे करेगा डाउट क्लियर। क्यों ये बात होगी भाई। अटेंडेंस आज की है अमन मलिक, अंजलि पवार,
धर्मेंद्र जोड़िया, नितिन कुमार, कमल भाटीवाल, कपिल शोरान, ललिता शर्मा। ये मोबाइल न्यूज के नाम से है। मोहित सुहाग, मोनी सांगवान दो में है। मिस्टर सिंगल, यस सर। रवीना देवी, रोहित कुमार लोहिया, सतीश यस कौशिक। सर। ठीक है, ये है। अब एक और ओके आया सर ओके, अभी निर्वाणा। चलो ठीक है। अभी हमें इसको लेफ्ट करते हैं, आगे क्लास फिर लेंगे, मंडे को होगी शायद। ठीक है, मंडे का तो ऑफलाइन है ना सर? ओके ओके ओके, ठीक है अरे ओके। ना सुनती। ओके सर। सर बता दे तो दे। सर तो गयो। अरे नो ऑफलाइन में देखते हैं। वो यार चोरी देखिए क्या है, बोली इसका जवाब देना दिया मास्टर ने। अरे नो ऑफलाइन में देखेंगे साले में। यो ना करे कि मैं ये तारा नुए बैठा होगा, अब नु कह देगा सिलेबस करा दिया। बता दे। सही कहा। यो वो करा का ड्रामा, यो तो कैसेट जो कर कैसेट भर रखी थी नु बोल रहा था अपने आप।